एक दो दिन में ही इसने कबीर के डिफेंस वाले घर में शिफ्टिंग कर ली। 10 मरले पर बना घर इनकी तवक्कुआत से बहुत बड़ा और खूबसूरत था। सामान के नाम पर बस वो अपनी ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेकर आए थे, क्योंकि घर मुकम्मल फर्निश था और फालतू सामान की जगह बहुत कम थी। सबसे बुरा हाल जन्नत बीबी का था, जिन्हें मंजूर साहब का बनाया हुआ वो घर छोड़ने में काफ़ी तकलीफ़ हुई थी, लेकिन हातिम ने कुछ इस तरह से बात की कि इनको मानना ही पड़ी। अम्मा जी, अब जो बात मैं करने जा रहा हूँ इसे ज़रा ठंडे दिल से सुनना, जज्बात में आकर कोई तमाशा न बना देना। हातिम ने इन्हें हकीकत बताने से पहले इन्हें ज़हनी तौर पर तैयार करना चाहा। अरे क्या हुआ, सब खैरियत तो है ना? तो ऐसे क्यों बोल रहा है? जन्नत बीबी परेशानी के आलम में पूछ बैठी। अम्मा, याद रखना कि जो होता है वो अच्छे के लिए होता है, इस बात को तू मानती है ना? वो फिर से एक तमहीद बांधने लगा तो जन्नत बीबी ने हाथ उठाकर इसे रोक दिया। जो बोलना है जल्दी बोलो, क्या मसला है? वो इसे खोजती नज़रों से देखते हुए बोली। अम्मा जी, नासिर ठीक बंदा नहीं है। वो शाजिया बाजी पर हाथ भी उठाता था और बेवजह परेशान भी करता था। इस 1 साल में इसने इतना कुछ बुरा किया कि शाजिया बाजी जिस बंदे के पास काम करती थी उधर ही रहना शुरू कर दिया। वो बंदा अच्छा था, इसलिए इसने मुझसे रब्ता किया और मुझे सारी बात बताई, लेकिन मैं थोड़ा लेट हो चुका था और शाजिया बाजी। वो बात करते करते अचानक से खामोश हो गया। क्या शाजिया? क्या हुआ है शाजिया को? हातिम, देखो कोई ऐसी बात न कहना कि मेरा दिल बंद हो जाए। जन्नत बीबी परेशानी के आलम में बोली तो वो इनके साथ बैठ गया और इनका सर अपने कंधे से लगा लिया। अम्मा, शाजिया बाजी नासिर से खुला ले चुकी हैं। इसने गोया इनके सर पर धमाका कर डाला और वो वहीं अपना सर पकड़ कर रो बैठी। इतना सब कुछ बीत गया मेरी बच्ची पर और इसने मुझे एक लफ्ज़ न बताया। हमारी तरफ आई भी थी, तब भी परेशान थी, लेकिन मुंह से एक लफ्ज़ फूट कर नहीं दी। जन्नत बीबी रोते हुए बोली तो इन्हें तसल्लियाँ देना शुरू हो गया। बस अम्मा, कड़ा वक्त तो गुजर गया, अब मैं हूँ ना, और इस काबिल भी हूँ कि अपनी बहन को अच्छे से रख सकूँ। तुम फिक्र नहीं करो, जो होगा अच्छा ही होगा। वो इनके सर पर हाथ फेरते हुए बोला तो इनके रोने में मज़ीद तेज़ी आ गई। अरे तू इसको रख तो लेगा, लेकिन मेरी शाजिया भी जवान बच्ची है, सारी उम्र पड़ी है इसके आगे, क्या बनेगा इसका और कैसे गुजारा करेगी वो अपनी बाकी की ज़िंदगी? वो रोते हुए बोली तो इन्हें चुप करवाते हुए वो खुद भी परेशान हो गया। वाकई में इसने इस बारे में तो सोचा ही नहीं था। बाज़ बातों को वक्त पर छोड़ना पड़ता है अम्मा जी। मुझे उम्मीद है जिसने हमें अच्छे दिन दिखाए हैं वो ज़ात हमें इस आजमाइश से भी निकाल देगी। वो पुरुमीद लहजे में बोला तो जन्नत बीबी ने सर उठाकर इसे देखा। इन्हें वो बहुत बड़ा लगा था और इसकी बातों में इन्हें समझदारी की चमक नज़र आ रही थी। कहाँ है वो? मुझे अभी इससे मिलना है, और इस रुखसाना और इसके बेटे का तो मैं वो हाल करूँगी कि वो लोग सारी उम्र याद रखेंगे। इनके अंदर की जलाली खातून बेदार हो गई। आप ऐसा कुछ नहीं करेंगी, ये बातें मैं जानूँ और मेरा काम। आप बस शाजिया बाजी के घर आने को तैयार हो जाएं। मैं शाजिया बाजी को लेने जा रहा हूं और मैं नहीं चाहता कि जब वो यहाँ आएँ तो आपका बसूरता हुआ मुंह देखें। हम दोनों इन्हें भरपूर एहसास दिलाएंगे कि हम इनके साथ हैं। वो खड़े होते हुए बोला तो जन्नत बीबी अपने आंसू पहुँचती इसके साथ ही उठ गईं। फ़ौरन से लेकर आओ मेरी बच्ची को, मुझे इसे देखना है। इसकी माँ अभी ज़िंदा है और तुम बेफिक्र रहो, मैं इसे किसी किस्म की कोई कमी महसूस नहीं होने दूंगी। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराते हुए बोली तो वो इन्हें गले लगाकर बाहर निकल गया। वो जिस बात को बहुत मुश्किल समझ रहा था वो बहुत आसानी से हल हो गई थी। इसे नासिर पर भी बेइंतहा गुस्सा था, लेकिन इस गुस्से को इसने किसी और वक्त के लिए उठा रखा। वो जानता था कि नासिर की औकात क्या है और इस पर कैसे और कब हाथ डालना है। अभी असल बात शाजिया को घर लेकर आने की थी और वो निकल आया था। क्या हातिम साहब, अब एक पुरानी सी गाड़ी ले ही लो। क्या टैक्सी और क्रीम के चक्कर में पड़कर पैसे बर्बाद किए जा रहे हो? वो खुद से मुखातिब होते हुए बोला और पास से गुजरती एक टैक्सी को हाथ के इशारे से रोका और इसे पता बताते हुए पिछली सीट पर बैठ गया। मुनीर काम में ऐसा मसरूफ़ हुआ कि इसे सर खुजाने तक की फुर्सत नहीं थी। काम भी इसकी मर्ज़ी का था, इसलिए वो अनथक मेहनत किए जा रहा था। चलो एक फ़ायदा तो हुआ कि अब तुम्हारी याद नहीं आती, वरना तो तुमने अपना जीना हराम किया हुआ था। वो कैंप में बैठा चाय पी रहा था जब इसे वो जाने हयात शिद्दत से याद आई। साली ज़िंदगी भी अजीब खेल खेलती है। अपने को पसंद भी इस लड़की ने किया जिससे अपनी शादी हो नहीं सकती। वो हंसते हुए बोला तो एक करब की लहर इसके दिल में उठी। अल्लाह, तू जानता है मैंने कभी भी शाजिया का बुरा नहीं चाहा। तू मेरे दिल के हालात भी बेहतर जानता है। अगर अब भी कोई चांस है तो मैं तैयार हूँ। वो खुद से बात करते हुए डिटाई से बोला तो इसे अपने अल्फाज पर शर्मिंदगी से महसूस हुई और वो दोनों कानों को हाथ लगाता कैंप से बाहर निकल गया। इसके सामने वो ज़मीन जो कुछ अर्सा पहले तक बस एक चटियल मैदान की शक्ल में थी, अब इस पर सड़कों का जाल सा बिछा हुआ था। जगह जगह लगी स्ट्रीट लाइट्स और बिजली के लगे चौकोर डब्बे एक अजीब सा समा बांध रहे थे। इसे हातिम ने कबीर पर हमले के बारे में बताया था, जिसे सुनकर वो खुद भी परेशान हो गया था, लेकिन इनकी हालत खतरे से बाहर होने का सुनकर इसे कुछ उम्मीद लगी थी।
ये साला अपना हातिम आजकल किन चक्रों में पड़ा है, नज़र भी कम आता है और साले की हरकतें भी मशकूक सी हो गई हैं। इसका कुछ करना पड़ेगा वरना इसने हाथ से निकल जाना है। हातिम को अगर कोई अच्छे से समझा था तो वो मुनीर ही था, जिसके हाथों में हातिम ने रंग पकड़ा था। इसे परेशानी होने लगी थी कि हातिम के अंदर इसकी जलाई हुई आग अगर तेज़ होगी तो फिर किसी का भी बचना मुहाल है। अभी तक उन्होंने एक पैसा नहीं कमाया था और अब वक्त करीब था जब किस्मत की देवी इन पर मेहरबान होती। एक नज़र सामने फैले प्लाटों पर डालते हुए वो अपनी मोटरसाइकिल तक आया और इस पर बैठकर किक मारी, लेकिन फिर कुछ सोचते हुए नीचे उतराया और हातिम को कॉल मिलाई। हाँ प्यारे, किधर हैं जनाब सरकार जी? हातिम की आवाज़ सुनते इसने चहकना शुरू कर दिया। भाई मैं एक काम से आया हुआ हूँ, अभी वापस घर जाता हूँ तो फिर आपसे बात करते हैं। पीछे होने वाले शोर से अंदाज़ा हो रहा था कि वो कहीं रश में फंसा हुआ है। चल ठीक है शहजादे, सुबह मुलाकात होती है फिर। इसने फ़ौरन से लाइन काट दी और घर की जानिब चल पड़ा। आज इसके दिल में ख्वाहिश शिद्दत से सर उठा रही थी कि वो अपनी छत से शाजिया का दीदार करेगा। घर आते ही वो छत पर चला आया और दीवार पर दोनों बाजू टिकाकर इंतज़ार करने लगा। हालांकि इसे सही वक्त का अंदाज़ा नहीं था कि शाजिया किस वक्त वापस आती है, लेकिन दिल पूरी तरह मचल रहा है इसका। इसे ज़्यादा इंतज़ार की ज़हमत नहीं उठानी पड़ी, लेकिन इसके अरमानों पर इस वक्त ओस पड़ी जब इसके सामने से नासिर अकेला अपनी मोटरसाइकिल पर गुजरा। वो थोड़ी देर हैरत से इसे देखता रहा और फिर यह सोचकर कि कोई मजबूरी हो गई होगी अपने दिल को तसल्ली देता हुआ नीचे चला आया। किस्मत का चक्कर भी बड़ा अजीब है, मिली भी तो किसको जिसे खुद को संभालने का होश नहीं है। इसकी नज़रों में नासिर का बदहाल हुलिया घूम गया। मैली सी पैंट के ऊपर कमीज़ बाहर निकली हुई और नीचे पुराने से जूते चढ़ाए सामला सा नासिर से कहीं से भी शाजिया की टक्कर का नज़र न आया। उदासी ने अचानक से इसे अपनी लपेट में ले लिया और वो अपने बिस्तर पर गिरते हुए दोनों हाथों से सर थाम गया। हाँ वो रो रहा था। सारी ज़िंदगी जिस बंदे की वजह से लोग रोते रहे थे, आज वो खुद रो रहा था। इसे अंदाज़ा हो रहा था कि आंसू जब आंखों से निकलते हैं तो कितनी तकलीफ़ देते हैं। ना इसने खाना खाया और ना ही कुछ और किया, बस वो रोता रहा और सारी रात इसके दिमाग में शाजिया ही घूमती रही। सुबह जब वो बिस्तर से उठा तो इसकी सुरख आंखें इसके रात भर जागने की चुगली खा रही थी। ज़हरा बेगम नाश्ता लगा चुकी थी और वो खामोशी से नाश्ता करके घर से निकल आया। अभी न जाने कितने करब इसे झेलने थे और कितनी रातें ऐसी आंखों में काटनी थी, लेकिन उसने खुद के लिए जो राह चुनी थी इनका तकाजा भी यही था कि वो जलता और बस चलता ही चला जाता। वो इस हाल में भी खुश था क्योंकि जिनकी रोग से दोस्ती हो जाती है तो फिर वो इसी में जीते हैं और इसे ही अपना सरमाया हयात समझते हैं। इसे हातिम के घर आए हुए 2 दिन हो चुके थे। ना ही जन्नत बीबी ने और ना ही हातिम ने इससे कोई बात की। इसे बहुत खुशी महसूस हो रही थी कि वो अपने घर में आ गई है जहाँ वो अपनी मर्जी से रह सकती है। गुजरा हुआ 1 साल इसके लिए बहुत तलख साबित हुआ था और इसे लग रहा था जैसे वो किसी जेल से रिहाई पाकर घर आई है। किसी किस्म की कोई भी ज़रूरत हो तो मुझे बताइएगा, या आपका अपना ही घर है तो बेफिक्र रहें। रात को हातिम इसे लेकर बाहर निकल आया और वो दोनों अपने घर के सामने चहलकदमी कर रहे थे। एक बात तो बताओ हातिम, मुझे अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि तुम्हारे पास इतना पैसा कहाँ से आया और ये तुम मुनीर के दोस्त कैसे बन गए? दिल में मचलता सवाल इसकी ज़ुबान पर आ ही गया। हाल बता मुनीर का जिक्र करते हुए इसके दिल में एक अजीब सा एहसास ज़रूर हुआ। कोई ख़ास नहीं, बस मेरा एक बॉन्ड निकल आया था 5 करोड़ का। मुझे समझ नहीं आ रही थी कि पैसों का क्या करूं, तो मेरी मुलाकात मुनीर भाई से हुई। फिर इनके कहने पर ही मैंने ज़मीन का सौदा किया। हातिम ने मुख्तसर अल्फाज में इसे अब तक की सारी रोदात सुना दी। देख लो भाई, मुनीर ठीक बंदा नहीं है, तुम जानते हो ना इसे। इसने सिर्फ हातिम की मुनीर के बारे में राय लेने के लिए ये सवाल पूछा था, वरना अपने दिल की हालत वो खुद ही जानती थी। मुझे देखो, मुझ में क्या तब्दीली नजर आई। हातिम सड़क के बीचों बीच रुक कर इसे कांधे से थामते हुए इसका रुख अपनी जानिब कर गया। तुम तो बहुत बदल गए हो यार, लगता ही नहीं कि वही कमज़ोर से बात बात पर डर जाने वाले हातिम हो तुम। वो हंसते हुए बोली तो हातिम भी हल्का सा मुस्कुरा दिया। बस फिर समझ लो कि मुझसे ज़्यादा तब्दीली मुनीर में आई है। वो अब पहले वाला मुनीर नहीं है। अब तो माशाल्लाह वो नमाजी परहेजगार बंदा है और इसीलिए तो मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ। हातिम इसे बताते हुए मुसलसल खोजती नज़रों से इसे देख रहा था, लेकिन वो रुख फेर कर चल पड़ी। दिल में इसके एक अजीब सी खुशी थी जो इसके चेहरे पर लाली की शफक फैला रही थी। चलो अल्लाह तुम दोनों को कामयाब करे। वो चलते हुए बोली तो हातिम ये ना देख पाया कि इसके होंठों पर एक अलोही सी मुस्कुराहट फैली हुई है। थोड़ी देर चहलकदमी करके वो दोनों घर में चले आए तो हातिम तो वहीं लाउंज में बैठ गया, जबकि वो अपने कमरे में चली आई। इसे मुनीर के बारे में जानकर एक अजीब सी खुशी महसूस रही थी। किसी बहाने से ही, लेकिन तुम्हारा जिक्र तो हुआ मुनीर, वरना तो मैं तुमसे मायूस ही हो गई थी। वो सरगोशीनुमा आवाज़ में बोली और उठकर खिड़की में आ खड़ी हुई। थोड़ी देर वहीं खड़ी बाहर देखती रही और फिर अचानक से इसके दिल में एक होक सी उठी कि काश मुनीर इसे मिल जाए।
वो चिंगारी जो मुनीर से मिलने के बाद इसमें सुलगना शुरू हुई थी, इसके दिल में उठते तूफान ने दोबारा से इस चिंगारी को हवा देना शुरू कर दी थी। और अब की बार शिद्दत पहले से कहीं ज़्यादा थी। जितना करब इसने इस 1 साल में झेला था और जितना इसे मुनीर याद आया था, इसे देखकर यही लगता था कि अब शायद इसके लिए मुनीर के बगैर एक लम्हा गुजारना भी दोबर है। इसे हकीकी मानों में मुनीर न्याजी से मोहब्बत हो चली थी और हातिम से हुई आखिरी बातचीत ने इसकी सोच पर महर साबित कर दी थी। जमील साहब ने इससे इस दिन के बाद से कोई बात नहीं की और ये बात इनकी नाराज़गी जाहिर कर रही थी। इसलिए आज जब वो घर आए तो वो खुद इनके कमरे में चली आई। वो अपने कमरे में इजी चेयर पर बैठे किसी किताब का मुतालिया कर रहे थे। इसे अपने सामने मौजूद पाकर उन्होंने नज़रें उठाकर इसे देखा। जी बच्चे, क्या बात है, कोई काम था मुझसे? वो जब भी इससे नाराज़ होते थे तो बहुत फॉर्मल से लहजे में बात किया करते। अब भी जब उन्होंने ऐसा किया तो इसकी हंसी निकल आई। जी आपसे ही काम था, मुझे एक बंदे की तलाश है, वो संजीदा लहजे में बोली। तो जमील साहब ने हैरान होकर इसे देखा। कौन, क्या हो गया, किसकी बात कर रही हो? वो थोड़ा सा परेशान हो गए। है एक इंसान जो मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं, वो अपनी जान से ज़्यादा अजीज़ बेटी से बात नहीं कर रहे। वो इसी संजीदगी से बोली तो इन्हें एहसास हुआ कि वो तो इनके बारे में ही बात कर रही है। उन्होंने फ़ौरन से पास पड़ी किताब उठाकर चेहरे के सामने कर ली। वो चलती हुई इनके पास आई और इनके हाथ से किताब लेकर साइड टेबल पर रखी और नीचे कारपेट पर बैठते हुए अपना सर इनकी गोद में रख दिया। बाबा, आप जानते हैं मुझे आपकी नाराज़गी की आदत नहीं है, इसलिए मेहरबानी फरमा कर अपना मूड ठीक करें। वह अजीब से लहजे में बोली तो जमील साहब का सारा गुस्सा झाँक कर बैठ गया। तुमने बात ही ऐसी कर दी थी कि मुझे गुस्सा आ गया। अभी तुम छोटी हो इसलिए नहीं जानती कि ये दुनिया कितनी बेरहम है। अगर किसी को ना दबाओ तो वक़्त पड़ने पर वह तुमको रोनता हुआ गुजर जाएगा। यहाँ शराफत से रहने वाले की कोई औकात नहीं है उरैन। यहाँ जीतता वही है जिसमें दम है। वो इसके सर पर हाथ फेरते हुए इसे समझाने लगे। लेकिन बाबा, ये भी तो देखे ना कि हर शेर पर एक सवा शेर होता है। आप ये क्यों भूल गए कि आप और सुलेमान किसी को दबाएंगे तो कोई और ऐसा भी होगा जो आपको दबाने की अहलियत रखता होगा। वो सच्चाई से बोली तो इसके सर पर फिरता जमील साहब का हाथ रुक गया। इस दुनिया में अभी कोई पैदा नहीं हुआ जो जमील खाकवानी को दबा सके। मैंने एक दुनिया देखी है और मैं जानता हूँ कि किस बंदे को किस तरह से काबू करना है। वो गर्दन अकड़ा कर बोले तो वो सीधी होकर इनके सामने कारपेट पर बैठ गई। तो फिर आपको अब कबीर साहब से डर क्यों लगा हुआ है? आप जानते हैं कि वो बदला ज़रूर लेगा और बजाय मामलात को सुलझाने के आप इसे सबक सिखाने की बात कर रहे थे। तो ये बेवकूफ़ी नहीं तो और क्या है? वो इन्हें देखते हुए बोली तो ज़िंदगी में पहली मर्तबा वो लाजवाब से हो गए। इंसान को हमेशा अपने हालात देखकर खेल खेलना चाहिए। आप बार बार साख ख़राब होने की बात करते हैं। क्या इन सब बातों से आपकी साख ख़राब नहीं होगी? जब लोगों को पता चलेगा कि गलती आपके बेटे की थी और आपने इसे बचाने की खातिर कबीर से टक्कर ले ली। आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है और लोग छोटी सी बात को भी राई का पहाड़ बना देते हैं। वो इन्हें हक़ाइक़ से आगाह करते हुए बोली तो वो खामोशी से इसे देखे गए। और फ़र्ज़ करें अल्लाह न करे कि कबीर से टक्कर लेने के चक्कर में आपको उल्टा देने पड़ गए तो फिर आपकी साख का क्या होगा बाबा? इन्हें खामोश पाकर वो मज़ीद बोली तो वो सर झुका गए। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि इस नाजुक वक़्त में आप आंखें और कान दोनों को खुला रखें ताकि आपकी इज़्ज़त पर कोई हरफ ना आ सके। वो आगे बढ़ते हुए इनके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोली तो उन्होंने इसके सर पर हाथ फेरते हुए इसे अपने साथ लगा लिया। मैं हमेशा क्यों भूल जाता हूँ कि दुनिया में एक ऐसी सच्ची इंसान भी है जो हर हाल में मेरी खैर ख्वाह है और जिसे हर हाल में मेरी परवाह रहती है। जब तक तुम मेरे साथ हो बेटा, मुझे कोई परेशानी नहीं हो सकती। मैं बार बार भूल जाता हूँ कि मेरी बेटी सूरत के साथ साथ सीरत की भी बहुत अच्छी है। और मुस्कुराते हुए बोले तो वो भी खिल उठी। अब ज़्यादा मक्खन न लगाएं, लाती हूँ मैं आपके लिए कॉफ़ी। उठते हुए बोली तो वो भी कहका लगा कर हंस पड़े। अपने लिए भी लेकर आना, आज हम दोनों बाप बेटी देर तक गप्पे मारेंगे। वो खुश होते हुए बोले तो वो मुस्कुरा कर इनके कमरे से बाहर निकल आई। वो कबीर की इयादत करने इसके घर आया हुआ था। कबीर की तबीयत काफ़ी हद तक संभल चुकी थी, लेकिन अभी वो इस काबिल नहीं हुआ था कि अपनी रोज़मर्रा के काम कर सकता। दोनों बहुत अच्छे और दोस्ताना माहौल में बात कर रहे थे और वो कबीर को स्टील मिल और सोसाइटी के बारे में बता रहा था कि अचानक से कबीर का फ़ोन बजा। कबीर ने फ़ोन कान से लगाया तो हातिम इसके चेहरे पर परेशानी दूर से भी देख सकता था। मैं आपको जो कह रहा हूँ कि आप मिलकर बैठें, हम कोई ना कोई बीच की राह निकाल लेंगे। कबीर परेशानी के आलम में बोला तो इसके कान खड़े हो गए। सर, मैं अभी इस काबिल नहीं हूँ कि बाहर निकल कर कोई काम कर सकूँ। मैं आपको कह जो रहा हूँ कि कोई ना कोई राह निकल ही आएगी। अब की बार कबीर झंझलाते हुए बोला तो इसकी वही कैफियत होगी जो अक्सर इससे वो सब कुछ करवा जाती थी जिसका आम हालात में वो सोच भी नहीं सकता। पहले इसके कान की लुएं दहकना शुरू हुई और फिर इसका फशार खून इसके सर को घुमाते हुए इसकी आंखों में उतरा है। कौन था और क्या कह रहा था?
कबीर ने फ़ोन बंद किया तो वो फ़ौरन से पूछ बैठा। इसे अपनी खुद की आवाज़ कहीं दूर से आती सुनाई दे रही थी। इसकी बात पर कबीर ने इसे चौंकते हुए देखा। यार कोई नहीं, तुम सुनाओ क्या कह रहे थे। कबीर इसके चेहरे को, जहाँ इसकी आंखें सुर्ख होना शुरू हो गई थी, गौर से देखते हुए बात बदल गया। मैं क्या कह रहा था? सर मुझे एक काम से जाना है, आपसे फिर मुलाकात होती है। वो अचानक से उठ खड़ा हुआ और इससे पहले कि कबीर कुछ बोलता वो तेज़ी से बाहर निकल आया। कबीर के गेट से बाहर आते ही इसने मुनीर को कॉल मिलाई। जी मुनीर भाई किधर हो? वो सपाट से लहजे में बोला। अरे शहजादे अपने को कहाँ होना है, तू सुना कहाँ है और क्या कर रहा है? मुनीर अपने अज़ली अंदाज में बोला। मैं यहाँ कबीर के घर के बाहर खड़ा हुआ हूँ, जितनी जल्दी हो सके यहाँ पहुँच जाओ। वो इसी सर्द लहजे में बोला तो मुनीर एकदम से खामोश हो गया। शायद वो जान गया था कि हातिम किस हालत में इससे बात कर रहा है। तो वही रुक, मैं बस 20 मिनट में पहुँच रहा हूँ वहाँ। अबे किधर जाइयो? नहीं, मैं बस आया। मुनीर जल्दी में इसे कहते कॉल काट गया। कुछ भी था लेकिन इसकी मुनीर के साथ जो केमिस्ट्री मिलती थी वो मिसाली थी। वो वहीं टहलने लगा और फिर 20 मिनट की बजाय मुनीर 15 मिनट में इसके सामने मौजूद था। हाँ शहजादे अब बोल, क्या हुआ है, किधर जाना है? मुनीर इसका चेहरा पढ़ते हुए बोला तो इसने अपनी अंगारा बनी आंखों से मुनीर को देखा, सुलेमान खाकवानी की तरफ। वो इतने सर्द लहजे में बोला कि मुनीर को झुरझुरी सी आई। अबे क्या वो सड़क पर फिर रहा होगा जो हम इस रास्ते में ही पकड़ लेंगे? प्लान क्या है तेरा? मुनीर झिंझलाए हुए लहजे में बोला तो इसको देखे गया। प्लान कोई नहीं है, मुझे सुलेमान से मिलना है और बस। वो गुस्से से कांपते हुए बोला तो मुनीर इस संजीदा गुफ्तगू में भी मुस्कुरा उठा। अबे अगर तेरे को खाली गुस्सा है सुलेमान की तरफ तो मैं तेरे साथ चलता हूँ, लेकिन अगर इसको सबक सिखाना चाहते हो तो जो मैं बोलूँ खामोशी से मान ले। मुनीर के चेहरे पर ऐसी मुस्कुराहट छा गई जिसे देखकर वो खुद भी चौंक सा गया। मुनीर भाई बस बहुत हो गया, ये साले 2-2 टके के लोग खुद को समझते क्या है? आज इनको बता दूंगा कि असली मर्द कहते किसे हैं। वो अपना हाथ हवा में चलाते हुए बोला तो मुनीर ने अपना हाथ उठाकर इसे बात करने से रोक दिया। अबे यार जिसे तू 2 टके का बोल रहा है, इसने कबीर जैसे बंदे को परेशान कर डाला हुआ है। वो जमील खाकवानी का बेटा है जो कि एक एमएनए है और हराम जिंदगी में इससे भी 2 हाथ आगे की चीज़ है। जमील खाकवानी ने इसकी हरकतों से तंग आकर इसे घर से निकाल दिया है। और अब खुद सोच ले कि जिसने एक एमएनए की ज़िंदगी हराम की हुई है वो तेरे साथ क्या करेगा। मुनीर इसे हक़ाइक़ से आगाह करते हुए बोला तो वो थोड़ी देर के लिए खामोश सा हो गया। ये काम ऐसे नहीं होते, इसके लिए पूरी तैयारी करनी पड़ती है। चलने को मैं तेरे साथ अभी चल पड़ूँ, लेकिन कोई फ़ायदा भी तो हो ना। हम लोग अभी इतने मजबूत नहीं हुए कि एकदम से उठकर बड़ी मछली पर हाथ डाल दें। मुनीर इसे खामोश पाकर मज़ीद समझाते हुए बोला तो इसकी हालत संभलना शुरू हो गई। मुनीर भाई यार मैं तंग आ गया हूँ इन सब चीज़ों से। इंसान की कोई औकात नहीं है, वो बंदा बिस्तर पर पड़ा हुआ है और ये लोग हैं कि इसे धमकियाँ दिए जा रहे हैं। वो बोला तो गुस्से की शिद्दत से इसकी आवाज़ कांप रही थी। अपना भी यही हाल है प्यारे, लेकिन थोड़ा सब्र से काम ले, तुझे मायूसी नहीं होगी। ये मैं मुनीर नियाज़ी तेरे को बोल रहा हूँ, बस तू अभी अपनी बात मान ले। अपना वादा है तेरे से, जल्दी ही तू अपने दिल की सारी ख्वाहिशों को पूरा करेगा। मुनीर इसे बाजू से पकड़ते हुए बोला तो वो खामोशी से इसके पीछे बैठ गया और मुनीर ने मोटरसाइकिल आगे बढ़ा दी। वो जानता था कि मुनीर ने इसे मीठी गोली दी है, लेकिन सारी बातें वो ठीक कर गया था। वाकई में वो दोनों सुलेमान का क्या बिगाड़ लेते, उल्टा वो इनको ऐसी जगह फेंकवाता जहाँ से निकलना इन लोगों के बस की बात नहीं थी। और इसलिए मुनीर ने इसे तैयारी करने का इंदिया दे दिया था। किधर जा रहे हो भाई? इसने मुनीर से पूछा। कहाँ जाना है अपने को? सोसाइटी चलते हैं, तेरा ध्यान बटेगा तो तेरी हालत भी थोड़ी समझ जाएगी। मुनीर ऊंची आवाज़ में बोला क्योंकि वो मोटरसाइकिल चला रहा था और तेज़ हवा की वजह से इसे ऊंचा बोलना पड़ रहा था। ऐसा करो मेरे घर चलते हैं, तुम घर भी देख लेना और हम कुछ बात भी कर लेंगे। इसने मुनीर को अपने घर की तरफ चलने का बोला तो वो खामोशी से इसके बताए हुए रास्ते पर मोटरसाइकिल को चलाने लगा था।